नमस्कार। इस खास कार्यक्रम में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। खास इसलिए कि इसमें हम बात कर रहे हैं कोरोना की एक ऐसी दवाई के बारे में जिसके बारे में ये दावा किया जा रहा है कि ये मरीजों की जान बचाने में अहम भूमिका निभाएगी। ये दवा DRDO ने बनाई है। 2-deoxy-D-ग्लूकोज 2DG मतलब इसका नाम है, और इसे ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI ने भी मंजूरी दे दी है, अप्रूवल दे दिया है। माना जा रहा है अगले 3 से 4 दिनों में या अगले हफ्ते तक ये बाजार में आ जाएगी। लेकिन क्या है ये दवा, कितनी कारगर नजर आई है जिन्होंने इसे अपने मरीजों को दिया है, जिन डॉक्टरों ने, सीधा हम उनसे बात करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, आपसे परिचय करा देते हैं। डॉक्टर प्रवीण चंद्रा हैं हमारे साथ, चेयरमैन हैं इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी मेदांता अस्पताल के। डॉक्टर पुरुषोत्तम कुराडिया CEO हैं BAPS प्रमुख स्वामी अस्पताल के, और राकेश मिश्रा हैं, डायरेक्टर हैं CCMB हैदराबाद के। आप तीनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर चंद्रा, मैं आपसे जानना चाहती हूं कि जो मैं पढ़ रही थी इस दवा के बारे में, उसमें कहा गया है कि जो माइल्ड हो या फिर थोड़ी जो मुश्किल केसेस हैं उन पे ये दवा कारगर होगी। तो लोगों में ये जानने की उत्सुकता है कि किस तरह से ये दवा काम करेगी। आपने क्या देखा अपने पेशेंट्स के ऊपर इसका असर? देखिए, ये जो नई दवा है ये एक बहुत ही जैसे कहते हैं कि यूनिक आइडिया है, और अच्छी बात यह है कि हमारे जो इंडियन साइंटिस्ट हैं DRDO के, आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट देम कि उन्होंने इतनी अच्छी सोच करी और इससे इस आइडिया को कारगर किया है हमारे पेशेंट्स के ऊपर। और ये जो स्टडी हुई थी पहली, विच वाज वेरी पॉजिटिव, और जिसकी बेसिस पे DCGI ने इसको एक इमरजेंसी अप्रूवल भी दिया। एंड वी हैव यूज्ड, हमने कुछ पेशेंट्स के अंदर, मरीजों में कंपैशनेट बेसिस पे इसको यूज़ किया, और ये देखा कि उनकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कम हो गई, और इसका असर बहुत जल्दी आना शुरू हो जाता है 24 से 48 घंटे के अंदर ही। और हालांकि हम ये नहीं कह रहे हैं कि भाई ये हम 100% एक कोई आपको रिजल्ट्स बता रहे हैं। ये एक शुरुआत के जो एक जैसे कहते हैं ट्रेंड आ रहा है, एक शुरुआत का जो एक हम लोगों को इंडिकेशन मिल रहा है कि हाँ, ये दवा बहुत अच्छा काम कर सकती है, और करना शुरू कर दिया है इसने। और सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत सिंपल आइडिया है, इसके अंदर ना कोई इंजेक्शन देना है, ना कोई मतलब आई एम श्योर ये बहुत महंगी भी नहीं हो सकती, बहुत सस्ती ही होगी। और ये ग्लूकोज के पाउडर की तरीके से है, जो कि पानी में 100 ml वाटर के अंदर घोल के सुबह और शाम पिलाना है पेशेंट को। और अगर जो पेशेंट नहीं पी सकता उसको हम इवन राइल्स ट्यूब से भी दे सकते हैं, जो कि हम लोगों ने दिया। 1-2 पेशेंट्स ऐसे थे जो कि वेंटिलेटर पे थे, उनको राइल्स ट्यूब से दिया गया, उसको फ़ायदा हुआ। तो मज़े की बात यह है कि ये दवा अपने आप उन सेल्स को खोज लेती है जहाँ पे इन्फ्लेमेशन हुआ है। ये इसकी एक नायाब, इसका एक वो है मैकेनिज्म है जो उन सेल्स पे जाती है जहाँ पे ख़राबी हो रखी है लंग्स के अंदर, और वहाँ जाके उन सेल्स को उनकी ग्लाइकोलिसिस यानी कि एनर्जी खाने की क्षमता को रोक देती है, जिससे कि हमें इमीडिएटली इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। और इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोलिसिस, जिसको कि रोक देती है, और ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। और यही इसकी एक बहुत ही मतलब हम तो कहेंगे मज़ेदार सी बात है कि इतनी सिंपल सी चीज़, इतना सिंपल सा आइडिया, कितने अच्छी तरीके से, इतने मुश्किल, वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट सिचुएशंस। और हम लोगों ने क्यों यूज़ करना शुरू किया, क्योंकि जब हमने देखा इस बार इतने यंग पेशेंट्स अफेक्टेड हो रहे थे, और मैनी पेशेंट्स वेर लूजिंग लाइफ इन फ्रंट ऑफ आवर आइज, देन वी थॉट कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग उसको ज़रूर ट्राई करें। एंड आई एम ग्लैड, हम बहुत खुश हैं कि इसके अच्छे रिजल्ट्स हमारे सामने आ रहे हैं। जी, बस एक चीज जानना चाहती हूँ कि आपने अपने कितने पेशेंट्स के ऊपर इसे ट्राई किया है, टोटल नंबर्स? हाँ, टोटल नंबर्स अभी हम लोगों के पास बहुत ज़्यादा ये मेडिसिन तो आई नहीं है, और उम्मीद है कि अगले, हम लोगों ने अभी अप्लाई किया है 250 पेशेंट्स के लिए, तुरंत ये शुरुआत करने के लिए जैसे ही हमें परमिशन मिलेगी हम लोग शुरू कर देंगे। अभी हम लोगों ने बहुत कम पेशेंट्स के अंदर ट्राई किया है, करीब 6 पेशेंट्स के अंदर ट्राई किया है, एंड सब पेशेंट्स भगवान की दुआ से बिल्कुल ठीक हो रहे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। जी, मैं डॉक्टर पुरुषोत्तम कुराडिया आपके पास आना चाहती हूँ। यहाँ पर जैसा डॉक्टर चंद्रा कह रहे हैं कि बड़ा सिंपल आइडिया है और काफ़ी कारगर हुआ है, तो ये भी मैं जानना चाहती हूँ कि इस तरह से जो कुछ रिसर्च जो मुझे दिख रहे हैं वो ये कि पहले जो US FDA है उसने भी जिस तरह से अप्रूव किया था SARS-CoV-2 के लिए, आइवरमेक्टिन किया था, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन किया था, इन सब से ये कैसे अलग है? क्या
वही है फॉर्मूला या उससे अलग है, कुछ बिल्कुल अलग चीज बनाई गई है? आपने क्या देखा? बेसिकली इसके लिए हमें प्रॉपर मैकेनिज्म एक्शन जानना पड़ता है। ए 2DG की मेन मैकेनिज्म है एंटी मेटाबॉलिक, जो सेल का ग्रोथ रोक देती है। बेसिकली वो प्रीवियसली कैंसर में यूज होती थी, हो रही है। और दूसरा उसका मेन मैकेनिज्म है जो वायरल रिप्लिकेशन, जो वायरल एक से दूसरा बनता है और दूसरे से तीसरा, ऐसे जो रिप्लिकेशन होता है उसको रोक देती है। जो सेल में जाके जो अपने वायरस है उसमें जाके उसको रोक देती है। और तीसरा है जो ये कन्वर्ट वायरस, जो इन्फेक्टेड वायरस है उसको नॉन इन्फेक्टेड वायरस में कन्वर्ट कर देती है। ये उसकी मेन मैकेनिज्म है जिसके ऊपर डीआरडीओ और ये लोग, हम लोग सभी काम कर रहे हैं। दैट इज द मेन डिफरेंट अदर मेडिसिन है मैडम। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ डॉक्टर कराडिया कि आपने कितने पेशेंट्स पे यूज किया, ये दवा इस्तेमाल की, और किस हालत में थे वो पेशेंट्स? क्या उनके माइल्ड सिम्टम्स थे या फिर वो आईसीयू में थे, वेंटिलेटर पे थे, क्या हालात थे उनके? देखो मैडम, इसमें टोटल 250 पूरे इंडिया में पेशेंट लिए गए हैं, जिसमें 125 प्लेसिबो पे थे और 125 ड्रग में थे। हमारी बेसिकली सभी साइट पे थोड़े थोड़े पेशेंट वो लिए गए थे। हमारी साइट पे हमने टोटल 8 पेशेंट पे ये दवाई दी है। और जो जिसमें माइल्ड टू मॉडरेट केस, जिसको ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होती है, माइल्ड टू मॉडरेट केस में हमने ये दवाई की ट्राई की थी, जिसको ऑक्सीजन लेवल कम था और ऑक्सीजन पे भी पेशेंट थे, उसको भी हमने ये दवाई का डोज दिया था, जिसमें हमको जो ऑक्सीजन पे थे उसको थोड़ी के 4 से 5 दिन में उसकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कम हो गई थी मैडम, जो हमको जानकारी मिली है इससे। और उसका जो आरटीपीसीआर रिपोर्ट है, जो नॉन प्लेसिबो पे थे उसके अर्ली ये आरटीपीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव आ गया था, तो जो वायरल लोड उसका कम हो गया और नेगेटिव हो गया। तो क्या आप ये कहेंगे कि जिनको ऑक्सीजन और बाकी दवाएं दी जा रही थी, क्योंकि आपके पास दोनों प्रकार के पेशेंट्स थे, दोनों तरह के पेशेंट्स वहां पर मौजूद रहे होंगे, जिनको आप दे रहे थे, एक तरफ तो दवा दे रहे थे, दूसरी तरफ नॉर्मल जो अभी तक का जो प्रोसीजर है जो दिया जा रहा है वो सब दिया जा रहा था, तो क्या आप ये कहेंगे कि जो ये डीआरडीओ ने दवा बनाई है उसके कारण बेहतर या जल्दी वो ठीक हो गए? क्या ऐसा आप बिल्कुल दावे के साथ कह सकते हैं? देखिए मैडम, इसमें जो अपनी स्टैंडर्ड ऑफ केयर, जो रेमडेसिविर है, स्टीरॉयड है और मेडिसिन जिंक, विटामिन सी है, वो तो हम सभी पेशेंट को दे रहे थे। ये मेडिसिन एड ऑन थी कि हम वो भी दे रहे थे, प्लस एक एड ऑन के तरफ से ये उसका प्रोटोकॉल ये था कि हमें स्टैंडर्ड ऑफ केयर को शुरू रखना है, उसके ऊपर ये मेडिसिन देना है। ठीक है, एक जी ओके मैडम। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं राकेश मिश्रा जी के पास आऊंगी, डायरेक्टर हैं सीसीएमबी हैदराबाद के। राकेश जी, आपका क्या अनुभव रहा है इस डीआरडीओ की दवा के साथ? तो देखिए, ये जो 2-डीऑक्सी-डी ग्लूकोज की हम बात करें, 2DG की, ये बहुत दिनों से मालूम है। ये एक तरह से बोलिए तो ग्लूकोज जो होता है उसकी एक नकल है ये। तो सेल्स में ये आसानी से चला जाता है, जैसे कि ग्लूकोज, और ग्लूकोज जो है एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरी करता है। तो ऐसा देखा गया है कि जो सेल्स को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है वो इसको ज़्यादा लेंगी, लेकिन ये एक्चुअली तो ग्लूकोज है नहीं, तो एनर्जी देगा नहीं, वो सेल फिर फंस जाती है और धीरे वो जो भी कर रही है वो रुक जाता है सेल का। तो इसलिए कैंसर में इसका इस्तेमाल इसीलिए हुआ था क्योंकि कैंसर की सेल्स को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है क्योंकि तेज़ी से ग्रोथ कर रहे हैं। इसी तर्क के आधार पे डीआरडीओ ने हम लोगों को अप्रैल में पिछले साल अप्रोच किया कि इसको टेस्ट करके देखते हैं, क्योंकि जब वायरस इन्फेक्ट करेगा सेल को तो सेल को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी, क्योंकि वो वायरस सेल को एम्प्लॉय कर लेता है बहुत सारे वायरस पार्टिकल बनाने में। तो वो लोग लेके आए थे, उस समय तो बहुत ही गंभीर हालत थी, पहला लॉकडाउन था, सभी
लेकिन हमारी लैब काम कर रही थी, हम वायरस का कल्चर जो है लैब में कर रहे थे। और जब हमने इस ड्रग को सेल्स में डाला तो उन सेल्स में वायरस का बनना बंद हो गया, और पहली बार हमने इस्टेब्लिश किया कि ये एंटीवायरल प्रॉपर्टी इस ड्रग के अंदर है। लेकिन ये जो हमारी स्टडी है वो इन विट्रो स्टडीज को बोलते हैं, क्योंकि ये सेल कल्चर में हो रही है, ह्यूमन बीइंग या एनिमल के अंदर नहीं हो रही है। तो इससे हमको इसकी एक्चुअल एफिकेसी और डोज, इन सब का फाइनल आउटकम, इन सब के बारे में ज़्यादा नहीं कहा जा सकता। लेकिन हम बायोलॉजिकल सेल्स में इतना कह सकते हैं कि ये कंपाउंड डालने के बाद सेल्स में वायरस की ग्रोथ जो है वो कम हो गई, तो इसको हम एंटी कोविड का दर्जा दे सकते हैं जी। और इस इन विट्रो स्टडी के आधार पे फिर DRDO ने ड्रग कंट्रोल को अप्रोच किया कि क्योंकि इसके अंदर इस तरह की क्षमता है तो हमको इसको एंटी कोविड या कोविड के ड्रग के रूप में ह्यूमन ट्रायल करना चाहिए। क्योंकि ये पहले से यूज हो चुका है पेशेंट में, इसलिए इसको मेरे ख्याल से इसके ट्रायल में थोड़ा कुछ स्टेप तो हम स्टार्ट कर सकते थे, इसलिए सीधा फेज 2 फेज 3 ट्रायल में ये लोग गए, फेज 2 फिर उसके बाद फेज 3। और ऐसा लगता है कि कम से कम थोड़ी राहत मिलेगी इससे। अब इसको हम जिस तरह से अभी ये तो प्रिलिमिनरी छोटी सी स्टडी हुई है 110 की फेज 2 में और 220 की फेज 3 में, ये संख्या कम है और ज़्यादा रिजल्ट आएंगे तो हमको और अच्छा पता चलेगा। इसीलिए मौजूदा हालत को देखते हुए मेरे ख्याल से DRDO ने इनको इमरजेंसी यूसेज का परमिशन दिया हुआ है। इससे एक फायदा ये होगा कि जैसा बता रहे हो, जैसा बाकी डॉक्टर्स भी यहाँ पर बता रहे हैं राकेश मिश्रा जी कि 110 लोगों पर ये ट्रायल हुआ, क्या ये सैंपल साइज इतना है कि इसे मार्केट में उतारा जाए इस दवा को? नहीं, देखिए अभी हम एक बहुत ही अजीब स्थिति से गुजर रहे हैं जहाँ पे एक पैंडेमिक है, हर छोटी छोटी चीज का इस्तेमाल अगर तो नुकसान नहीं दे रही है, थोड़ा भी फायदा है तो उसको करना चाहिए। जैसे कि आप प्लाज्मा थेरेपी करते हैं, उसमें बहुत सारे डिबेट हैं, लेकिन इस्तेमाल कर रहे हैं हम। हमारी जब वैक्सीन भी आई नहीं तो उसमें बहुत सारा डिबेट था, आज वैक्सीन की तरह से कमी पड़ी हुई है, सभी लोग चाहते हैं कि हमको मिले। तो ये हम छोड़ते हैं ड्रग कंट्रोलर के ऊपर, वो एक रोबस्ट सिस्टम है हमारा, उनके टेक्निकल एडवाइजर्स हैं, उस आधार पे वो डिसीजन लेते हैं, तो हम उस पर कमेंट नहीं करेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि ये जो अभी जो इसको इमरजेंसी यूसेज का परमिशन मिला है, इससे अब ज़्यादा लोगों में ये इस्तेमाल होगा और मेरे ख्याल से अच्छी तरह से फॉलो अप होगा और हमको अगले हफ्तों में 1-2 महीने में अच्छा पता चलेगा कि ये एक्चुअल में कितनी कारगर है दवा, और उम्मीद है कि ये बेहतर फॉर्म में आएगी और ज़्यादा इस्तेमाल होगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है हमको इस मुसीबत से निकलने के लिए। डॉक्टर चंद्रा, मैं आपके पास आना चाहती हूँ कि दवा जब भी कोई या टीका कोई भी सामने आता है, बाजार में आता है, लोगों पर इस्तेमाल होता है, तो एक सवाल ये भी होता है कि क्या इसका कोई साइड इफेक्ट भी है? जैसा कि अभी डॉक्टर मिश्रा ने भी बताया कि और डॉक्टर पुरुषोत्तम ने सारा डिटेल्स बताया इसके मैकेनिज्म का, ये कैसे काम करती है, तो ऑब्वियसली सारी अच्छी बातें भी हैं, लेकिन हाँ साइड इफ़ेक्ट हर मेडिसिन का हो सकता है। और इसके साथ भी एक छोटा सा साइड इफ़ेक्ट ये है कि जब इसकी डोज सेल के अंदर ज़्यादा हो जाती है तो हार्ट के ऊपर एक हल्का सा असर करती है, जिसको कहते हैं QT इंटरवल, वो इसको बढ़ा देती है और इससे हार्ट की बीटिंग कभी कभी इरेगुलर हो सकती है। तो इसलिए इसकी डोज पे ध्यान देना है हम लोगों को। इसको वेट के अकॉर्डिंग दिया जाता है, जिसमें कि 45 मिलीग्राम पर kg मॉर्निंग और इवनिंग के हिसाब से देते हैं, और पेशेंट के ऊपर ECG करके, सिंपल ECG करके पता चल जाता है कि इसके ऊपर कोई साइड इफ़ेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यही इसका अभी तक का मेजर साइड इफ़ेक्ट सिर्फ यही है, अदरवाइज और कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये एक बहुत ही नेचर के मैकेनिज्म को हम लोगों ने जो डिटेक्ट किया, DRDO ने स्पेशली, आई मस्ट से अगेन, कि जो ये दवा यूज़ करते थे पहले, ये डायग्नोसिस के लिए यूज़ होती थी, जहाँ पे ट्यूमर होता है बॉडी में या जहाँ इन्फ्लेमेशन होता है, वहाँ पे ये दवा चली जाती थी और उसको लाइट कर देती थी पेट स्कैन में। तो अब उसी मैकेनिज्म को यूज़ करते हुए हम लोग कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि इसका कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए। जी, कोई ऐसा भी एज ग्रुप है जहाँ पे इसे नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कोरोना के केसेस अब बच्चों में भी काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, तो क्या कोई एज ग्रुप है, या तो एल्डरली या फिर बच्चे, जिनको ये नहीं देना है?
देखिए, जो पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको कि बहुत सीवियर हार्ट डिजीज़ है या जिनका ईसीजी गड़बड़ है शुरू से, तो उनको देने में थोड़ा सा संकोच जरूर है। बट अदरवाइज इसके अलावा जो भी सीरियस पेशेंट्स हैं जिनके अंदर की ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है और कोई दवा काम नहीं कर रही है, तो उसके लिए एक बहुत ही आई थिंक कारगर दवाई ये साबित होगी। जी डॉक्टर कुराडिया, सिर्फ एक आखिरी सवाल आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि क्या ये दवा इस तरह की दवा है कि बाकी किसी भी दवा को ये रिप्लेस कर सकती है इलाज के तौर पर, या साथ साथ चलाना बेहतर होगा? क्योंकि हम देख रहे हैं कि स्टेरॉइड्स भी दिए जा रहे हैं, बाकी दवाएं भी दी जा रही हैं। क्या किसी को दवा को हटाया भी जा सकता है ये डीआरडीओ वाली दवा जब आ जाती है फिर? मैडम, ये कहना बहुत जल्दी होगा। हमने जितने भी पेशेंट को ट्राई किए वो सभी पेशेंट को स्टैंडर्ड ऑफ केयर के साथ ही ट्राई किए। तो धीरे धीरे जेम जेम हम साहब ने भी बताया कि अभी हमने इतने पेशेंट का सैंपल साइज लिया है, जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा तब हमें पता चलेगा उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन क्या है, और हम इसके हिसाब से धीरे धीरे जो पॉसिबल है, जो सुटेबल है, वही मेडिसिन कम कर सकते हैं। लेकिन अभी ऐसा कहना कि ये दवाई लो और कोई दवाई नहीं लेनी, ऐसा गलत होगा। क्योंकि हमने जो भी ट्रायल सभी लोगों ने किए हैं वो स्टैंडर्ड ऑफ केयर के साथ ही किए हैं। जी तो राकेश जी, आपसे एक आखिरी सवाल आपसे मैं बहुत संक्षिप्त में जवाब चाहूंगी। ये कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन पर डिपेंडेंस, उस पे निर्भरता जो है बहुत कम हो जाएगी इस दवा के साथ, क्या आप ये देख रहे हैं? यही जो ट्रायल के रिजल्ट्स अभी तक हमको दिखाए गए हैं, उसमें यही लगता है कि नॉर्मल सिचुएशन के कंपैरिजन में 3-4 दिन पहले ऑक्सीजन से डिपेंडेंस कम हो रही है। तो खास करके आज की स्थिति को देखते हुए जितनी ज़्यादा भीड़ है और ऑक्सीजन पे जितनी ज़्यादा डिपेंडेंस है, उसके लिए कितने मतलब दर्दनाक घटनाएं हमको सुनने में मिल रही है, उसके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है कि अगर हम 2-3 दिन पहले ऑक्सीजन की डिपेंडेंसी खत्म हो जाए तो उस हिसाब से तो ये एक एडिशनल क्वालिफिकेशन अभी हमको हो जाएगी इस दवा को ज़्यादा इस्तेमाल करने के लिए। तो जैसे मैंने कहा कि जब अब इसको ये मार्ग खुल गया है कि ज़्यादातर लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हमको और ज़्यादा डेटा आएगा और उससे हमको और अच्छी तरह से पता चलेगा कि एक्चुअल में इसका कितना ज़्यादा उपयोग किया जा सकता है। लेकिन अगर 2 दिन के लिए भी हमको ऑक्सीजन की डिपेंडेंसी कम हो जाती है तो सोचिए कितने लोगों को वो चीज़ मिल सकती है, जो कि आज बहुत कमी हो गई है, दुर्भाग्यवश क्योंकि संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। तो उस हिसाब से एक अच्छी बात है। काफी उत्साहजनक बात है कि अगर 2-3 दिन पहले भी ऑक्सीजन पर से जो दिया जा रहा है अलग से ऑक्सीजन, उससे अगर डिपेंडेंस जो है वो हटाया जाता है तो ये बड़ी बात तब भी होगी। डॉक्टर चंद्रा, डॉक्टर पुरुषोत्तम कुराडिया, आपका और राकेश मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जो ये दवा है डीआरडीओ जो लेकर आया है और जो अगले हफ्ते तक सामने आ जाएगा, जिसका शॉर्ट फॉर्म जो है वो 2G बताया जा रहा है, डीआरडीओ ने बनाया है। और अगर अभी तो फिलहाल सैंपल साइज जिन पर इस्तेमाल किया गया है वो काफ़ी कम है, 100 से कुछ ज़्यादा है, लेकिन धीरे धीरे और जैसा यहाँ पे हमें डॉक्टर्स बता रहे हैं कि ये बढ़ता जाएगा जैसे जैसे इस्तेमाल होगा। कुछ सावधानियां बरतनी होंगी। अगर ये बड़े स्तर पर कारगर होता है तो निश्चित तौर पर एक बड़ी राहत की बात ज़रूर होगी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लौटते हैं। दिल्ली में डेटा के आधार पर कोरोना का बेहतर मैनेजमेंट हो सके, इसके लिए दिल्ली सरकार ने नई दिल्ली इलाके में एक इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर बनाया है, जिसका उद्घाटन आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया। हमारे संवाददाता शरद शर्मा इस कमांड सेंटर से रिपोर्ट करते हुए बता रहे हैं कि आखिर यहां पर क्या होगा और उसका क्या फायदा होगा। कोरोना के बेहतर मैनेजमेंट के लिए दिल्ली सरकार ने एक इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर बनाया है। ये कमांड सेंटर, ये देखिए यहाँ पर हम हैं सेंट्रल दिल्ली के इलाके में, नई दिल्ली के इलाके में ये कमांड सेंटर बनाया गया है। इस कमांड सेंटर का मकसद है कि कोविड के बारे में जितना भी तरह का डेटा होता है वो एक ही जगह इकट्ठा किया जाए और जब एनालिसिस करनी हो तो सारा का सारा यहाँ उपलब्ध हो। जैसे कि ये देखिए, आपको बड़ी स्क्रीन यहाँ पर दिख रही है, इसमें अगर देखना चाहें तो केसेस का ट्रेंड किस तरह का है,
डेली डेथ कितनी हो रही हैं, पॉजिटिविटी रेट कितना है, आईसीयू कितने हैं, नॉन आईसीयू कितने हैं, वैक्सीनेशन कैसे हो रहा है, ये सारा यहाँ पर उपलब्ध है। दूसरा मैं दिखाऊं, ये तो बड़ी स्क्रीन है, अगर बड़ी स्क्रीन पे आप देखना चाहें, ये यहाँ पर ऑक्सीजन की स्थिति है, रियल टाइम में यहाँ पर सारा डेटा आ रहा है। ऑक्सीजन स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ द डिफरेंट हॉस्पिटल्स, टोटली अराउंड 250 हॉस्पिटल्स हैव बीन एनरोल्ड। अच्छा। और ये डाटा मैनेजमेंट पे हॉस्पिटल्स में वो स्टोरेज कैपेसिटी, उनकी डिमांड पर डे की, देन देयर सिलेंडर्स A टाइप, B टाइप, C टाइप, लिक्विड ऑक्सीजन, जो भी हॉस्पिटल्स का डाटा है उन्हें डेली बेसिस पर ये सुबह 11 बजे से पहले भरना होता है। एंड इसी के अकॉर्डिंग अगर कोई डाटा मिसमैच होता है तो हम कॉल करके हॉस्पिटल से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो डाटा को ठीक करें। अच्छा, जो आपको मतलब सारा पता है कि इस हॉस्पिटल के पास कितनी ऑक्सीजन है, कितने सिलेंडर हैं, कितनी लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन है, सारा पता है? यस, पर डे लास्ट 24 आवर्स में उनकी कितनी कंजप्शन होती है और नेक्स्ट 24 आवर्स में उनकी कितनी रिक्वायरमेंट होती है, ये सब कुछ हमें यहाँ पता होता है। थैंक यू। ठीक है, तो ये एक ऑक्सीजन वाला पोर्शन बता रहे थे, जो कि इन दिनों बहुत अहम हिस्सा बनता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि ऑक्सीजन की किल्लत हुई थी। ठीक इसी तरह से नए केस कितने आ रहे हैं, एक बार इनके पास देखते हैं, ये क्या काम देख रहे हैं। सर, आपके पास क्या उपलब्ध है, आप क्या देख रहे हैं? सर, मेरे पास बैकएंड सपोर्ट दे रहा हूँ एप्लीकेशन के लिए, कि जितना भी डेटा आ रहा है उसको हम लोग एप्लीकेशन पे बिल्ड करा रहे हैं। अच्छा, मतलब आपके पास के सारी रिपोर्ट्स जो भी हैं वो हम लोग पब्लिश कर रहे हैं एक तरीके से। ओके, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन सपोर्ट भी, अच्छा आप बैकएंड सपोर्ट दे रहे हैं? बैकएंड सपोर्ट दे रहे हैं। ठीक है, उस तरफ लेके चलता हूँ। बेसिकली ये दिल्ली सरकार का एक इंटरनल सेटअप है मैनेजमेंट के लिए, जो हम दिखा रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पर आएँ तो हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं कि दिल्ली के अंदर आज की डेट में, आज 14 ये मई का दिन है, तो आज की डेट में किस डिस्ट्रिक्ट में कितने एक्टिव केस हैं, ये सारा दिखाई दे रहा है। इसके अलावा एक्टिव केस के अलावा कंटेनमेंट जोन है, ये एक्टिव कंटेनमेंट जोन के अंदर कितने एक्टिव केस हैं, कितने वो है, सारा डेटा आपके पास है? अच्छा, इसके अलावा टेस्ट कंडक्टेड वगैरह का सारा डेटा देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा जूम करके दिखाएं अगर पवन कुमार, टेस्ट कंडक्टेड, ये देखिए, तो सारा का सारा जो है इस तरह का डेटा। थोड़ा सा और पीछे अगर हम आएँ तो ये देखिए, यहाँ पर भी पहले कुछ डेटा आया है, वो हाथ से लिख लिया गया है जल्दी में, और उसको फिर इसके ऊपर आप लोग जो हैं सिस्टम में अपडेट करेंगे। तो ये किस चीज़ का डेटा है सर? सर, ये जैसे कुछ हॉस्पिटल ऐसे उनके फ़ोन नंबर, उनके जो नोडल ऑफिसर वो चेंज हो गए। अच्छा। फ़ोन करते हैं तो वो दूसरे वाले मिलते हैं, उनके पास डिटेल नहीं होती। अच्छा। तो उनसे फटाफट डिटेल लेकर के इसमें फीड करते हैं। अच्छा, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया कि तरह तरह का डेटा बहुत ज़रूरी होता है। ये नोडल ऑफिसर की बात कर रहे थे, कोई डेटा ये होता है कि कितने एक्टिव केस हैं, किस जगह पर हैं, कितने का वैक्सीनेशन हो रहा है, किस एज ग्रुप में हो रहा है, अगर डेथ हो रही है तो वो किस एज ग्रुप में हो रही है। ये सारा डेटा जो है बहुत ज़रूरी होता है, और इसके लिए ही ये पूरा एक कोविड कमांड सेंटर बनाया गया है, जिससे कि एक ही जगह पर सरकार जो है वो अगर कुछ एक्सेस करना हो, उसको कुछ समझना हो, उसको कुछ ट्रेंड देखना हो, तो इस तरह से सारा डेटा यहाँ मौजूद है, वो यहाँ पर देख सकती है। तो ये कोविड कमांड सेंटर दिल्ली का अब शुरू हो गया है। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी पवन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। कोरोना की महामारी अब गांवों में भी फैलने लगी है, इसलिए बंद पड़े सामुदायिक केंद्रों की सुध ली जा रही है। गौतम बुद्ध नगर के जेवर में 11 साल से बंद पड़े सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को 50 बेड के अस्पताल में बदला जा रहा है। जेवर के विधायक धीरेन्द्र सिंह की पहल पर इसे तैयार किया गया है। इसके लिए 50 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भी मंगाए गए हैं। गांव में जब कोरोना की महामारी फैलने लगी है, लोगों की मौतें होने लगी हैं, बड़ी तादाद में लोग बीमार पड़ने लगे हैं, तब अब गांव में, कस्बों में जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बंद पड़े थे, उनको लेकर अब प्रशासन जागा है। ये आप देखिए कि ये जेवर, जो कि गौतम बुद्ध नगर का एक कस्बा है, उसका ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, जो कि बीते 11 साल से, जी हाँ 11 साल से ये बंद पड़ा हुआ था। अब चूंकि कोरोना की महामारी लगातार फैल रही है और सबसे ज़्यादा दिक्कत गांव के लोगों की है, क्योंकि उनके पास सिफारिश नहीं होती है,
बड़े अस्पताल में, प्राइवेट अस्पताल में भर्ती होने के लिए पैसे नहीं होते हैं, तो उनको बेड की सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इसी के चलते अब इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को, जो जेवर के विधायक हैं धीरेन्द्र सिंह, जो कोरोना काल में बहुत सक्रिय रहे हैं, उन्होंने इसको खोलने की शुरुआत की है और सोमवार को ये शुरू होगा। 50 अस्पतालों का बेड इससे तब्दील किया जा रहा है। इस तरीके के जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं, ये आप सोचिए कि जेवर के कस्बे में ये जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है, इस तरीके के 50 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर यहाँ पर लाए गए हैं। ये आप देखिए, और ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कहाँ से लाए गए हैं? ये स्विट्जरलैंड से आए हैं। जी हाँ, ये स्विट्जरलैंड से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो है, वो वहाँ की जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उसने दान दिए हैं ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। तब उसके बाद में अब ये लगेगा यहाँ पर 50 बेड का जो अस्पताल तैयार हो रहा है। मोनू गर्ग जी, ये बताइए, ये अस्पताल कितने सालों से बंद पड़ा हुआ था, कैसे ये तैयार हुआ? ये 2011 में बिल्डिंग बनी थी सर, और 2011 से ही ये बिल्डिंग चली नहीं, ऊपर बंद ही रहा है, इसका कोई इसमें यूज नहीं हुआ। अच्छा। सारी मशीनें लगी, सब चोरियां हो गई, कोई सामान इसमें बचा नहीं, सब चोरियां हो गया और ये बन गया भूत बंगला। अच्छा जी, फिर कैसे सफाई की इसकी? माननीय विधायक जी, इस कोविड काल में इस अस्पताल पर माननीय विधायक जी की नज़र पड़ी। 4 दिन में युद्ध स्तर पर, मैं तो ये कहूँगा बिल्कुल पूर्ण रूप से युद्ध स्तर पर जो काम चला, आज इसकी रंगत आपको आपके सामने है। ये 4 दिन में कि इसमें बेड से लेकर सारी मशीनें, सब सुविधाएं संपूर्ण हो चुकी हैं। ये क्या इसमें सफाई में काफी आपने इसको साफ सुथरा किया? उसके बाद में धुलाई के लिए फायर की गाड़ियां थाने से बुलवा के उनसे धुलाइयां करवाई गई। अच्छा। यहाँ आप सांप, बिच्छू, यहाँ ऐसा कोई लोगों को 3-3, 4-4 सांप निकले सफाई करते में। अच्छा, सांप भी निकले? जी, सफाई करने वाले भाग गए, उनको समझाया भैया करना तो है, पर वो लोग लगे, डर था क्योंकि बिल्डिंग ऐसी थी कि घुसने का भी मन नहीं था किसी का इसमें। अच्छा, तो ये आप देखिए कि अब जाके इसकी हालत अब सुधरी है, जाके बेड यहाँ पर नए मंगवाए गए हैं और ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है। लेकिन अभी भी सबसे बड़ा सवाल यही है, एक आपको जो सवाल है उसका मैं आपको दिखाता हूँ, अशोक माले से बोलूँगा, फिर वहीं से चलें जहाँ से हम लोग इंटर किए हैं। तो आपको दिखाऊंगा कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बेड, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, इस तरीके के जो पंखे हैं वो लोगों ने दान दिए हैं इस अस्पताल के लिए, और ये एक बिल्कुल सामुदायिक सहयोग पर ये पूरा अस्पताल तैयार हो रहा है। लेकिन अभी भी सबसे बड़ा सवाल ये है कि कोरोना काल में अस्पताल तो ये 50 बेड का तैयार हो रहा है, लेकिन यहाँ डॉक्टर कैसे आएंगे? ये आप देखिए, ये डॉक्टरों की सूची लगी हुई है। यानी जब ये बिल्डिंग बनकर 2011 में तैयार हुई तो इन डॉक्टरों की सूची लगा दी गई, इनके नाम लिख दिए गए, लेकिन इनमें से एक भी डॉक्टर कई सालों से आया नहीं, और यही वजह रही कि डॉक्टर थे नहीं, नर्सिंग स्टाफ था नहीं, इसके वजह से ये पूरी तरीके से बंद रहा। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा से एक परेशान करने वाली तस्वीर सामने आई है। दोनों राज्यों में विवाद का खमियाजा कोरोना मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। तेलंगाना पुलिस आंध्र प्रदेश से आ रही एम्बुलेंस को राज्य की सीमा में नहीं आने दे रही। शुक्रवार को दोनों राज्यों की सीमा पर कई दर्जन एम्बुलेंस को रोक दिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए तेलंगाना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें पड़ोसी राज्यों से आने वाले मरीजों को प्रवेश देने से इनकार किया गया था। पंजाब के जालंधर से इंसानियत को शर्मसार करने वाली खबर आई है। जालंधर के रामनगर से एक शख्स की मौत के बाद अस्पताल से न एम्बुलेंस मिली न शव वाहन। मृतक के पिता के पास पैसे भी नहीं थे, जिसके चलते बुजुर्ग पिता ने शव को कंधे पर रखा और पैदल ही चल दिए। बुजुर्ग 1 किलोमीटर तक इस तरह पैदल चले, लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की।